Welcome back everybody. This is our first video in NEET previous year questions for chapter gravitation of class 11th. Before this we have made videos for several chapters. Actually till now we have covered up to 6 chapters for NEET previous year questions, and all of those are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos, and name of that playlist is NEET previous year, so you can go and check out those videos. And if you find them useful, then do like them, share them, and subscribe to our channel. We have also started similar series for JEE mains previous year questions, so they are also available in their playlist, so you can also check those out. And if you found them useful, do like, share, and subscribe. Also, if you want to support us, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, in future, we will be able to get better books, better guest papers, better question papers, and a better computer hardware, so that we can provide you better quality videos with better content. So with this, let's start today's video, and starting with question number 1. Here it is mentioned that kinetic energies of a planet of a particle orbit at sun at position ABC, KBC means A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी Ka है, B पॉइंट पे Kb है और C पॉइंट पे Kc है. AC is the major axis, SB the perpendicular to AC position, sun shown in the figure at S. Then हमें काइनेटिक एनर्जीज का रेशो यहाँ पे बताना है. सो जो AC है यहाँ पे एलिप्स में ये सेमी मेजर एक्सिस है, और अगर हम यहाँ पे D लिख देते हैं, BD कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस. और जो पॉइंट ए और सी है, इनको आप ऐसे बोल सकते हो, जब पॉइंट ए है दैट इज पेरिहिलियन पॉइंट, मींस ये सबसे पास का पॉइंट होगा यहाँ पे सन के, और जो पॉइंट सी है इट इज एपहिलियन पॉइंट, ये सबसे दूर का यहाँ पे पॉइंट होगा. नाउ जब भी ऑब्जेक्ट इस टाइप के एलिप्टिकल मोशन में है, और वो सिर्फ किसकी वजह से, सेंट्रल फोर्स की वजह से. सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, जो 1/r n समथिंग पे डिपेंड करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इस टाइप के सिनेरियो में जो टॉर्क होती है, टॉर्क जीरो होती है. व्हाई? बिकॉज अगर आप सेंटर से कोई मेजर करते हैं, सपोज आप एक ये रैंडम पॉइंट ले लेते हो और इस पॉइंट पे आप देखते हो टॉर्क के लिए, तो आप ये देखोगे कि इस पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे बाहर की तरफ जा रहा होगा, और ग्रेविटी हमेशा इनवर्ड लगती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्ड होगा. तो आप यहाँ पे देखोगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों में जो एंगल है इट इज 180 डिग्री. और आपको पता है दैट टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ, और अगर आपके पास एंगल यहाँ पे आर मॉडुलस एफ मॉडुलस साइन ऑफ 180 हो जाए, तो साइन की कर्व जब आप प्लॉट करते हो, साइन कर्व्स लाइक दिस, तो ये 180 पे जीरो होता है, 360 पे भी जीरो होता है, और जीरो पे भी जीरो होता है. तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो. और अगर टॉर्क जीरो है तो यू नो दैट टॉर्क किसके इक्वल होती है, dl/dt के. तो अगर टॉर्क जीरो है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L इज कंजर्व, यानी कि इस सिनेरियो में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और यही आपका केपलर का लॉ भी है कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहता है. तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है, मींस सी पॉइंट के लिए मास रेडियस c into velocity at point c is equal to mass times radius of b, velocity of b is equal to mass times radius of a into velocity of a. so mass कैंसल आउट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से आपके पास आर सी वी सी इज इक्वल टू आ जाता है आर बी वी बी इक्वल टू आर ए वी ए सॉरी. वो डायग्राम से आप बता सकते हो दैट जो आर सी है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आएगी आर बी, और उसके बाद आएगा आर ए. तो यहाँ से आप कंपेयर करके बोल सकते हो इजीली दैट अगर आर सी सबसे ज़्यादा है तो वी सी को सबसे कम होना पड़ेगा. ये सबसे दूर का पॉइंट है और यहाँ पे सबसे स्लो होता है, सबसे पास वाले पॉइंट में सबसे फास्ट होगा. सो वी सी सबसे कम इज लीस्ट, देन वी बी, एंड देन कम्स वी ए. एंड फ्रॉम हेयर आपके पास वेलोसिटीज का रिलेशन आ गया. अगर आप इनको स्क्वायर कर दोगे तो भी रिलेशन एज इट इज रहेगा.
और आप इनको अगर हाफ ऑफ मास से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, दैट m/2 vc² m/2 vb² एंड m/2 va²। और दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट, इससे ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट और उससे ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। यानी कि ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at distance r1 and farthest away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocities at these points respectively, then ratio of v1 and v2। तो अगेन हमने अभी जस्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया दैट जो L है वो कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मीन्स m r1 इंटू वी वन इज इक्वल टू m r2 इंटू वी टू। और यहाँ से आप v1 और v2 का रेशियो निकाल सकते हो इजिली, दैट v1 बाय v2 इज इक्वल टू r2 बाय r1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज elliptical orbit of a planet m about the sun s। The shaded area SCD is twice of the shaded area SAB। So SCD twice है SAB के। If T1 is the time of the planet to move C to D and T2 the time A to B, then हमें दोनों टाइम्स है जो टाइम्स को हमें कंपेयर करना है। So we know that जो मेंशन है दैट एरिया SCD और यहाँ पे हम S भी लिखते हैं नॉर्मली, मीन्स एरिया हमेशा क्लोज लूप में बनाया जाता है, SCDS ऐसे, इज ट्वाइस एरिया ऑफ SBAS। ये हमारे पास अवेलेबल है। नाउ हमें ये पता है केपलर्स लॉ से दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग क्या होगा, दैट आपके पास कोई एरिया है उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो तो वो कांस्टेंट है, यानी कि एरिया बाय टाइम इज कांस्टेंट फॉर सिंगल ऑर्बिट। दो अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए नहीं, एक ही प्लेनेट की उसी ऑर्बिट के लिए कांस्टेंट रहता है। तो मींस इससे हम लिख सकते हैं दैट एरिया SCDS और इसमें जो टाइम लग रहा है T1 इज द टाइम C to D, तो इस वाले एरिया में जो टाइम लग रहा है इट इज T1। सो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू एरिया SBAS डिवाइड बाय टाइम T2। नाउ हमें ये पता है कि ये जो SCDS है ये इट इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ SBS, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ SBAS बाय T1 इज इक्वल टू एरिया SBAS बाय T2। सो ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ T1 इज इक्वल टू 1 बाय T2। और यहाँ से T1 और T2 का रिलेशन आ जाता है दैट T1 इज ट्वाइस ऑफ T2 और जो ऑप्शन सी है इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 times that of B। The distance of A from the sun is how many times greater than B, that of B from the sun। मीन्स हमें A का टाइम पीरियड गिवन है और B का टाइम पीरियड गिवन है, उससे हमें दोनों के डिस्टेंसेस को कंपेयर करना है। सो दिस कैन बी डन यूजिंग टाइम पीरियड का लॉ होता है जो केपलर्स का, दैट इज T² इज प्रोपोर्शनल टू R3। हमारे पास ये अवेलेबल है। सो फर्स्ट सपोज कीजिए पहले वाले के लिए R1 होगा और दूसरे वाले के लिए R2 और टाइम T1 और T2। सो TA is proportional to RA cube and TB² is proportional to RB cube।
नाउ टाइम पीरियड में रिलेशन गिवन है दैट ए का टाइम इज ए टाइम्स ऑफ बी, सो टी ऑफ ए इज ए टाइम्स टी बी। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी फिनिश हो जाएगी। टी ए बाय टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए बाय आर बी होल क्यूब। टी ए को लिखा जा सकता है 8 TB, 8 TB बाय टी हो जाएगा, कट करके हमें 8 देगा। और 8 का स्क्वायर होगा 64 इज इक्वल टू आर ए बाय आर बी क्यूब। दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, सो आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाता है दैट आर ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर बी। और अगर इसको 1 2 में लेते हैं, ओके, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स डिस्टेंस ऑफ बी, सो डिस्टेंस ऑफ ए इज 4 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ बी। आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of two planets from the sun is 10 raised to power 13 meter and 10 raised to power 12 meter respectively. The ratio of time periods of these two planets, तो time periods का ratio बताना है। Again we know that t square is proportional to r cube, तो यहाँ से लिख सकते हैं that ta by tb, जैसा हमने previous question में लिखा था, square is equal to ra by rb whole cube। तो इसको एज इट इज रखते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इज 10 रेज़्ड पावर 13 और आर बी इज 10 रेज़्ड पावर 12, सो 13 बाय 12 क्यूब, ये कैंसिल कर देगा, यहाँ पे ओनली 10 बचेगा और 10 का क्यूब होता है 1000, सो टी ए बाय टी बी विल बी इक्वल टू 1000 का अंडर रूट, और ये आपको देगा 10√10, सो रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड इज 10√10। 1000 को आप लिख सकते हो 100 × 10, 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा और 10 अंडर एज इट इज रह जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लैनेट मूविंग इन एन elliptical orbit around the sun, if T, V, E, and L stand for respectively kinetic energy, gravitational potential energy, total energy, and magnitude of angular momentum of the center about the center of force, which of the following is correct? So T is total, T is kinetic energy, T is kinetic energy, V is gravitational potential energy, gravitational potential energy, E is total energy, and L stands for angular momentum। नाउ पूछा गया है which of the following is correct? T is conserved, V is always positive, E is always negative, L is conserved but direction of L changes continuously। So coming to the first term, T is conserved, T is kinetic energy। और कोई भी आपके पास बाउंडेड सिस्टम हो तो बाउंडेड सिस्टम में आपने सैटेलाइट्स के लिए ऑलरेडी सोल्व किया होगा, तो जो सैटेलाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है आपके पास, दैट इज GMM/2R। ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड रोटेट कर रहा है, तो सपोज कीजिए मास ऑफ सन हो जाएगा और ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा अराउंड, या प्लैनेट ले सकते हैं, और ये आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। नाउ ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी। सो जी कांस्टेंट है, मास ऑफ सन कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट, बट डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। डिस्टेंस वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन पेरिहेलियम पे है या एपिहेलियम पे है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है तो डिस्टेंस वेरी करता है, तो टी तो कंजर्व नहीं हो सकता, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, सो ये भी गलत है। ई इज ऑलवेज नेगेटिव,
नाउ ई इज टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम में, अगर वो सिस्टम बाउंडेड है, कंडीशन क्या है, बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऑर्बिट स्टेबल है, जैसे अर्थ सन के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में ईयर्स से रोटेट कर रही है, अराउंड मूव कर रही है। जैसे जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता जा रहा है। तो ये बाउंडेड सिस्टम का एग्जांपल होते हैं, और इनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। और नेगेटिव, और जो एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला भी होता है, टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय 2r। मीन्स ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, जैसे इसका नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में होती है। सो ई इज नेगेटिव, सो ये तो ट्रू है। नाउ एल इज कंजर्व बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंजेस कंटिन्यूसली। कि एल तो कंजर्व है, इतना पार्ट ओके है, बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर changes continuously. So now coming to this second part कि डायरेक्शन चेंज होती रहती है एल की। सो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेट मी शो हाउ। सपोज कीजिए आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे सन होगा प्लैनेट के लिए एक सेंटर पे, तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में, तो यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड होगा ऑफ कोर्स। सो लेट मी चेंज द कलर। ये इसको हम बोल देते हैं पोजीशन ए, इसको बोल देते हैं पोजीशन बी। इस पोजीशन के लिए जो आपका रेडियस वेक्टर है वो ऐसे आउटवर्ड होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज मास इनटू रेडियस इनटू क्रॉस वेलोसिटी। सो अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्मली, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अभी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस है इट इज इन पॉजिटिव आई, सो रेडियस यहाँ पे आई में होगी, और जो वेलोसिटी है इट इज इन पॉजिटिव जी। सो जो एल की डायरेक्शन आ जाएगी, इट इज इन के डायरेक्शन। अगर हम बी पॉइंट पे जाते हैं, बी पॉइंट पे जो आपका रेडियस है इट इज इन माइनस आई डायरेक्शन, और वेलोसिटी इज इन माइनस जे डायरेक्शन। तो इनको आप फिर से क्रॉस करोगे तो अगेन आपको के ही मिलेगा। मीन्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व रहती है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग। सो जो राइट आंसर होगा, इट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The largest and the shortest distance of Earth from a sun are r1 and r2. Its distance from sun when is at perpendicular to the major axis and orbit drawn from the sun are. So यहाँ पे आपको elliptical distances given है. So let me draw the ellipse. Suppose ये ellipse है और यहाँ पे कहीं पे सेंटर है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, इट इज r2, बिकॉज पहले लार्जेस्ट है फिर शॉर्टेस्ट है। सो मिनिमम वाला r2 गिवन है, और यहाँ पे मैक्सिमम वाला r1 गिवन है। सो ये बताना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो ये आपका मेजर एक्सिस होता है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पे हो सकती है। drawn when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun. So in short यहाँ पे आपको एवरेज रेडियस बतानी है कि अगर हम इस एलिप्स की जगह एक सर्कुलर बनाना चाहें, एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाना चाहें, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट की जो एवरेज रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया। सो दैट वी नो दैट फॉर ऑर्बिट जो एलिप्स है, अगर इलिप्स के लिए हम एवरेज रेडियस निकालना चाहते हैं तो एवरेज रेडियस गिवन दी जाती है। अगर सपोज कीजिए उसके जो हमारे पास सेमी मेजर और माइनर एक्सिस हैं जो हमारे पास, दैट इज r1 एंड r2, सो इट विल बी 2 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2। ये सेमी मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं, और इनको हम सोल्व कर सकते हैं इजिली। इट विल गिव अस r2 बाय प्लस r1 बाय r1 r2 इज इक्वल टू 2 बाय r, और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2r1 r2 बाय r1 प्लस r2, और हम कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शन सी के साथ। इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two astronauts are floating in gravitationally
free space after having lost contact with the spaceship. The two will keep floating in the same distance between them, move towards each other, move away from each other, and will become stationary. Now, बिकॉज वो फ्री स्पेस में है मीन्स उनके पास आसपास कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उन पे बाहर से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा. बट सपोज ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, दोनों पर्सन के पास अपने अपने मास हैं, तो ये मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और इस पर्सन का मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पर्सन है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. सो ऑप्शन बी, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Kepler's third law states that square of period of revolution t of the planet around the sun is proportional to third power of the distance. So t square is kr cube where k is constant of the massless sun. As per the Newton's law gravitation, हमारे पास f के लिए फॉर्मूला होता है वेर g is constant. तो हमें ये बताना है कि g और k के अंदर क्या रिलेशन है. सो एज पर हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है दैट k इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स r क्यूब, और यहां से आता है हमारे पास दैट f इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर. तो अब हमें यहां से फॉर्म करना है इस k के बीच में और जी एम के बीच का एक रिलेशन. बिकॉज अब हम यहाँ पे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स किस में रोटेट करते हैं, इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं. तो जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के भी इक्वल होना चाहिए. जब आप सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हो तो आप पे लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए. सो दिस फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम स्मॉल एम वी स्क्वायर बाय आर. और स्मॉल एम क्यों, बिकॉज जो कैपिटल एम है वो आपका अर्थ है, और जो स्मॉल एम है वो सपोज कीजिए आपका मून है, तो मून रोटेट कर रहा है अर्थ का राउंड, दैट्स वाई एम मास मून का हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि स्मॉल एम लेंगे. सो यहाँ से हम स्मॉल एम से एम कैंसिल और ये आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन हो जाएगी जी एम बाय आर. नाउ हमारे पास वेलोसिटी आ गई. हमें ये पता है कि जो ऑर्बिट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होती हैं, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा ऑर्बिटल डिस्टेंस, इट विल बी 2 पाई आर. और हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, और इसको आप टी ही बोल सकते हो. टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी और 2 पाई आर बाय अंडर रूट जी एम बाय आर. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड का. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम इंटू आर. ये आर ऊपर जाएगा. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई बाय जी एम इंटू आर क्यूब. और अगर हम कंपेयर करें सो हमें टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब गिवन है, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इंटू आर क्यूब, तो के इसके इक्वल होना चाहिए. मीन्स तो यहां से जो के है, के की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू जी एम, और ये 4 पाई स्क्वायर होगा. यस, यहाँ पे भी बिकॉज 2 पाई था तो 4 पाई स्क्वायर. और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट के इंटू जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ऑप्शन बी जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two spherical bodies of masses m and 5m and radii r and 2r released from the free space with initial separation between their centers is equal to 12 r. If they attract each other only due to gravitational force, then the distance covered by the smaller body before collision is. तो स्मॉलर बॉडी कोलिजन से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें वो वैल्यू बतानी है. सो लेट अस स्टार्ट. इसको हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम से भी सोल्व कर सकते हैं. सो उसी से हम सोल्व करते हैं. लेट अस ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स. तो सपोज कीजिए ये हमारा 0 0 लाइन है. ये फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट्स को इस लाइन पे लेंगे,
और सेकंड हम फिर ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे लेंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट है। नाउ एज पर स्टेटमेंट जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पहले का मास m है और दूसरे का 5m है। सो सपोज इसका मास m है और इसका मास 5m है, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है, और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12r। सो ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 12r है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। दिस डिस्टेंस इज 12r। नाउ इन दोनों का एक सेंटर ऑफ मास होगा और जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन कहीं यहाँ पे होगी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट देखें, ये हम 0 0 मान के चलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12r, 0। तो जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी, इट विल बी xcm m1x1 प्लस m2x2, यानी कि 12r divided by total mass 6m. So this will give 6m into 2m से m cancel 10r. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें 10r मिलती है। तो सपोज ये कहीं यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को रिलीज कर देते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे पता है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स है, दोनों के मासेस की वजह से आ रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। दैट्स वाई जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा। मीन्स जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन पे रहना चाहिए। ओके। और ये बोला गया कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ कोलिजन हो रहा है। सो कोलिजन के दौरान सपोज जो ये वाला मास है, लेट अस पेस्ट बिफोर कोलिजन, सपोज ये वाला मास इधर आ जाता है और हम इसको अडरप्ट ले लेते हैं। ओके, नॉट लाइक दिस, हाँ हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ये हमारा mr मास है और ये हो जाएगा 5mr मास, बिकॉज 5m थोड़ा हैवी है तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ रहेगा। ये जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया आपको। सो आफ्टर मीन्स कोलिजन से जस्ट पहले जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो यहाँ पे m, r वाला मास है और इस पॉइंट पे ये जो 5m, 2r वाला मास है। और ये मान के चलते हैं कि जो 5m ये mr वाला मास है इसने x डिस्टेंस कवर किया। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास सपोज कीजिए x है। नाउ वी नो कि ये वाला डिस्टेंस r है, रेडियस ऑफ दिस स्फेयर, और जो इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर यहाँ से फर्दर 2r और डिस्टेंस होगा, बिकॉज इसकी रेडियस 2r है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 3r। तो ये हमारे पास x है, तो ये वाले जो डिस्टेंस होगा इट इज 3r। तो जो आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास x, 0, और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस 3r, 0। नाउ एज हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 10r ही रहनी चाहिए। तो अगर हम अब सोल्व करें तो xcm 10r है हमारे पास, मास ऑफ फर्स्ट वन m और उसके सेंटर ऑफ मास x पे है पहले वाले का, या पहले वाले का सेंटर x पे है, प्लस 5m इंटू x प्लस 3r डिवाइडेड बाय 6m। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये उधर जाके 60mr हो जाएगा, इज इक्वल टू mx प्लस 5mx प्लस 15mr। उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो इट विल बी 14mr इज इक्वल टू 6mx, m से m कैंसल,
और x आ जाता है 45/6 इंटू आर, और इसको आप लिख सकते हो 15/2 आर और 7.5 ऑफ आर। और ऊपर जाके हम चेक करें अगर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body projected vertically from the earth reaches a height equal to earth radius before returning to earth. The power exerted by the gravitational force is greatest at the instant before the body hits the earth, remains constant throughout the force at instant just body after projected at the height position of the body, एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी होगा शायद ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पावर पूछा गया है, पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट, तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर बताना है। सो जो पावर है, पावर के लिए फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, यानी कि हमें फोर्स भी लेना है, हमें वेलोसिटी भी लेना है, और उन दोनों के बीच का एंगल भी कंसीडर करना है। और यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो मीन्स हमें जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें ग्रेटेस्ट बताना होगा कि वहां पे कब से कब ग्रेटेस्ट है। सो सपोज ये हमारे पास अर्थ है, तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी अपवर्ड है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। तो इस सिनेरियो में जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, और कोस 180 हमारे पास होता है नेगेटिव। सो यानी कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो पावर क्या है, नेगेटिव है। नाउ जब ये यही बॉडी वापस नीचे की तरफ आ रही होगी, डाउनवर्ड आ रही होगी, तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है। तो उस सिनेरियो में जो पावर है इट विल बी पॉजिटिव। सो अपवर्ड में पावर नेगेटिव रहेगी और डाउनवर्ड में पावर पॉजिटिव रहेगी। सो यानी कि अपवर्ड वाले तो पार्ट जीरो हो जाएंगे, तो कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी और फोर्स वेरी कर रहा है, वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। एट द इंस्टेंट जस्ट बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जब बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है तो उस टाइम पे तो पावर नेगेटिव है, तो ये भी रॉन्ग है। एट द हाईएस्ट पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बिकॉज बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर रुकेगी वहां पे फॉर स्मॉल ड्यूरेशन और फिर बॉडी नीचे की तरफ आएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज राइट कि जब बॉडी वापस नीचे आ रही होगी और ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, बिकॉज जब वो ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो उसके पास वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी और जो फोर्स है वो भी मैक्सिमम होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो पॉजिटिव देगा वो मैक्सिमम होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two sphere of masses m, small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. Space around the mass is now filled with liquid of specific gravity 3. The gravitational force become the gravitational force will be, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला गया है 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग होता है दैट जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला होता है जी टाइम्स m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और आपको पता है कि जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीनिंग है कि ये बदलता नहीं, कहीं भी चेंज नहीं होता, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता, और मासेस कभी चेंज नहीं होंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ बिकॉज जस्ट उनके बीच में लिक्विड डाला गया है, उससे उनके डिस्टेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जी चेंज नहीं होगा, m1 m2 चेंज नहीं होगा और रेडियस चेंज नहीं होगा, तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of equal mass m go through a circle of radius around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Speed of each particle हमें बतानी है। सो सपोज ये फर्स्ट पार्टिकल है मास m का और ये दूसरा पार्टिकल है मास m का।
ये बोला गया कि ये दोनों एक दूसरे के अराउंड सर्कुलर उसमें मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव करेंगे। तो यहाँ पे बिकॉज इक्वल मासेस हैं, तो इन दोनों के जो लाइन इनको दोनों को ज्वाइन करेगी उसके बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, और इसकी रेडियस आर दी गई है। सो रेडियस हो जाएगी आर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर टू सेंटर 2r, अज्यूमिंग कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की रेडियस बहुत स्मॉल है। ओके, सो जो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू एम बाय 2r², बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है। सो ये आ जाता है जी एम स्क्वेयर बाय 4r²। नाउ जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है सर्कल में, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे वो प्रोवाइड कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो जी एम स्क्वेयर बाय 4r² इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय, और इसका रेडियस है आर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे जो कि रेडियस है, दैट इज आर ओनली। सो ये एम से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट जी स्मॉल एम इंटू 4r, और इसको लिखा जा सकता है एज ए हाफ अंडर रूट जी एम बाय आर। सो जो ऑप्शन ए है वो हमारा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ मास गिवन है रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस गिवन है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन अर्थ इन न्यूटन, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। सो अगेन जो फोर्स होगा इट इज जी एम वन या मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है एंड मास ऑफ अर्थ है इट इज 6 इंटू 10⁻24, एंड मास ऑफ सन हमें यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे, बट हम डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें क्या पे गिवन है, ओमेगा गिवन है। सो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होंगे। सो इट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस इंटू ओमेगा का स्क्वायर। सो मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24, रेडियस इज 1.5 इंटू 10⁻8, एंड ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 10⁻14। सो 1.5 इंटू 4 ये हमें 6 देता है, 6 इंटू 6 36, ये 24 - 14 10 इन प्लस 8, सो 10 की 18, और वी मेड सम मिस्टेक, वी मेड मिस्टेक कि हमने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, ये किलोमीटर में थी, तो यहाँ पे एडिशनल 10⁻3 भी आएगा। सो 3 और यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if gravitational force between two objects were proportional to 1 by r and not 1 by r square, where r is the distance between them, then the particle in circular path under such a force would have orbital speed v proportional। तो हमें ये बताना है कि जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल हो। सो यहाँ पे गिवन है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर के, तो हम लिख सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू के बाय आर। और अगेन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट
सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज बाय इक्वल टू के बाय आर, और यहाँ से वी स्केयर आ जाता है के बाय एम, और कॉन्स्टेंट यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट भी आ सकता है कि सर हम इसको इंटीग्रेट करके भी तो कर सकते थे, बिकॉज एक्चुअली वही राइट मेथड होता है कि फोर्स को आप ऐसे लिखो, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू के बाय आर, और यहाँ से फिर ए जी की वैल्यू आ जाती के बाय आर इंटू एम, और फिर यहाँ से आप डी वी बाई डी टी करो इज इक्वल टू के आर एम, और फिर आप यहाँ से डी वी निकालो, इट इज इक्वल टू के आर एम इंटू डी टी, और फिर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो इंटीग्रेट करके। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि बिकॉज रेडियस तो कांस्टेंट है, ओनली टाइम वेरिंग है, सो ये रेडियस पे नहीं आ रहा वैल्यू, हमारे रेडियस के तो इंडिपेंडेंट है, तो एज पर आर नोड इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। सो बोथ वेज में आप कैलकुलेट कर सकते। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 that of earth and its diameter is half of earth. Acceleration due to gravity on the planet is, तो हमें प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अर्थ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इट इज इक्वल टू जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे है, यानी कि आर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है, और अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स को बोला जाता है वेट, और एम टाइम्स जी, सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है, इट इज जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। नाउ कमिंग टू दैट प्लैनेट, तो जी ऑफ दैट प्लैनेट विल बी capital G times mass of that planet is 1/10, so me by 10, एंड जो उसका डायमीटर है इट इज हाफ ऑफ अर्थ। अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगी, सो आर ई बाय 2 का स्क्वायर। सो इसको लिखा जा सकता है जी एम ई, ये 10 इधर आ जाएगा, ये आर ई स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज, ये था ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ और जी ई, और यहाँ पे आ जाएगा 4/10। नाउ अब हमें ये पता है दैट जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जी ई है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, अगर हम, हाँ एग्जैक्टली 9.8 होती है, सो इंटू 9.8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये 10 होता तो 10 से 10 कट के 4 दे देता, ये 10 से थोड़ा स्मॉल है तो आंसर भी आपका 4 से थोड़ा सा स्मॉल आएगा, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी 3.92 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द मास ऑफ सन were 10 times smaller and the universal gravitational constant 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? Time period of the simple pendulum on earth would decrease, walking the ground would become difficult, raindrops will fall faster, g on the earth will not change. So हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि बोला गया है मास ऑफ द सन इज 10 टाइम्स स्मॉलर, तो मास ऑफ सन क्या हो गया है, मास ऑफ सन बाय 10, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम्स हो गया है, तो जी की वैल्यू 10 जी के इक्वल हो गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम अर्थ वुड डिक्रीज, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किया जाता है √2πL/g। तो यहाँ पे इस टी पे इफेक्ट देखने के लिए हमें जी पे इफेक्ट देना पड़ेगा कि जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू जस्ट हमने अभी ड्राइव की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज GME बाय आर ई स्क्वायर, सो GME बाय आर ई स्क्वायर।
सो बिकॉज जी की वैल्यू इंक्रीज होगी 10 टाइम्स, तो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ओके है। वॉकिंग ऑन अर्थ विल बिकम डिफिकल्ट बिकॉज जी की वैल्यू बढ़ गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ गई है, तो अब हमारी बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ग्राउंड से ऊपर उठने के लिए, सो वॉकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, रेन ड्रॉप्स भी फास्टर गिरेंगे बिकॉज जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है रेन ड्रॉप्स के लिए वीटी, अगर हम उनको प्रॉपर स्फेरिकल अज्यूम करें तो इट इज 2/9 आर स्क्वायर जी डेंसिटी डिफरेंस बाय नीटा। तो ये भी जी पे डिपेंड करती है, अगर जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जीई की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू बढ़ गई है, सो दैट्स वाई रेन ड्रॉप्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन सी इज आल्सो राइट। और जो ऑप्शन डी है जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, तो हमने ये अभी जस्ट आपको शो किया कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, सो दिस इज रॉन्ग। और यही पे पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical planet has mass mp and diameter dp. Particle A particle of mass m falling freely nearly the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity is. तो acceleration due to gravity के लिए just हमने फॉर्मूला निकाला that g is acceleration due to gravity is g into mass of planet by radius of planet का square. सो मास ऑफ प्लेनेट तो एमपी गिवन है और डायमीटर डीपी गिवन है, तो रेडियस को डायमीटर की टर्म में लिखना होगा जी एम पी डीपी बाय 2 होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर होके 4 बनेगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 जी एम पी बाय डीपी स्क्वायर। सो 4 जी एम पी बाय डीपी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Imagine a new planet having same density as that of Earth but 3 times bigger than Earth. So density same है, अर्थ से 3 गुना बड़ा है साइज में, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि रेडियस 3 टाइम्स हो गई, दैट रेडियस इज 3 टाइम्स। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज जी, तो हमें ये बताना है कि उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो हमारे पास जी है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि जो दूसरा प्लेनेट है इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। सो जी के लिए बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज जी इंटू मास ऑफ अर्थ। अगर हम कोई प्लेनेट देंगे तो मास ऑफ प्लेनेट लिख देंगे, या हम मास ऑफ प्लेनेट ही लिखते हैं यहाँ पे, इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है उसमें डेंसिटी गिवन है, तो हमें यहाँ पे मास को डेंसिटी की टर्म्स में लिखना होगा, और हमें पता है दैट डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती है किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए 4/π3 पाई आर क्यूब। सो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मास को जी 4/3 पाई आर क्यूब, और ये प्लेनेट की रेडियस होगी, इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय प्लेनेट की रेडियस का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन एट प्लेनेट की वैल्यू आ जाएगी 4/3 जी पाई रो इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट। तो देखिए 4/3 कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ से पता चलता है दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट। सो अर्थ के लिए ये हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ, और जो न्यू प्लेनेट है जी डैश, उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू होगी उसकी रेडियस, जो कि है थ्राइस द रेडियस ऑफ अर्थ। तो दोनों को अगर कंपेयर करके डिवाइड कर दें हम, तो यहाँ से आ जाता है जी डैश बाय जी ई इज इक्वल टू 3 RE बाय RE, कैंसल, यहाँ से आ जाएगा जी डैश इज 3 टाइम्स ऑफ जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The density of a newly discovered planet is twice that of Earth. Acceleration due to gravity of that planet is equal to
सरफेस ऑफ अर्थ, एज दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। सो जो न्यू प्लैनेट है उसकी डेंसिटी है किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, और जी की वैल्यू इक्वल है, सो जी डैश इज इक्वल टू जी। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, अर्थ की रेडियस आर है, तो हमें प्लैनेट की रेडियस बतानी है कि प्लैनेट की रेडियस कितनी होगी। तो हमने जस्ट अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था डेंसिटी की टर्म्स में, दिस इज द फॉर्मूला। सो लेट अस कॉपी दिस, to paste it। सो अब हम देख सकते हैं यहां से दैट एज पर मेंशन कि यहां पे हमारे पास डेंसिटी चेंज हो रही है। सो अब डेंसिटी फिक्स नहीं रहेगी, सो डेंसिटी से हटा देते हैं, तो 4/3 जी और पाई तो फिर भी कांस्टेंट है। सो यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के और रेडियस ऑफ प्लैनेट के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बोला गया कि दोनों के लिए जी इक्वल है, सो मीन्स डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट कितनी है, ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ, ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से प्लैनेट की रेडियस आ जाएगी आर पी इज इक्वल टू R/2, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ इज R और R/2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so here it is mentioned acceleration due to gravity on a planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. So g of A is 9 times g of B. A man jumps at a height 2 meter on A. So A पे हाइट की वैल्यू 2 मीटर है, तो ये बताना है कि B पे सेम पर्सन कितना हाइट जंप कर सकता है। सो अगेन हमें ये पता है जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2gh, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब पर्सन जंप करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी, तो यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो हमारे पास बेसिकली रिलेशन बचेगा दैट माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है तो उसका नेगेटिव साइन की वजह से ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2gh, और यहाँ से लिख सकते हैं कि h इज प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पे आप बेसिकली इक्वल ही यूज कर सकते हैं 2gh, और यहाँ से h इक्वल आ जाता है यू स्क्वायर बाय 2g। सो वी कैन राइट दैट ha बाय hb इज इक्वल टू ua स्क्वायर बाय 2ga इंटू ub स्क्वायर बाय 2gp। नाउ बिकॉज सेम पर्सन मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि दो इनिशियल वेलोसिटीज दोनों टाइम पे इक्वल होंगी। सो ये इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाता है जी बी बाय जी ए, और यहाँ से जी बी बाय जी ए की वैल्यू आएगी 1 बाय आई थिंक जी बी बाय जी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/9, और ये है एच ए बाय एच बी। सो जो एच बी होगा, हाइट एट ऑब्जेक्ट प्लैनेट बी इज 9 टाइम्स एच ए, और एच ए की वैल्यू 2 मीटर है, सो 9 इंटू 2 18 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is will be the formula of mass of earth in terms of g, acceleration due to gravity, radius of earth, and capital G? So we already know that small of g is equal to g mass of earth times radius of earth square। तो यहाँ से mass of earth आ जाता है g r e square by capital G। So g r e square by capital G, option B is the right answer। Next question, acceleration due to gravity
जी मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो हम ये बताना है कि किस रिलेशन से वो रिलेटेड है। तो हमने जस्ट प्रीवियसली हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सम प्लैनेट, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर हम डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो डेंसिटी हो जाएगा 3Gp/4 कैपिटल G पाई इंटू आर पी। सो 3G ये इक्वल है 4πGRP। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर उसकी डेरिवेशन देखनी है कि हमने कैसे किया है ड्राइव, सो आप ये क्वेश्चन नंबर है, हियर इज द क्वेश्चन नंबर, इट इज क्वेश्चन नंबर 19। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे इसको ड्राइव किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 24। So radius of earth is about 6,400 kilometer and that mass is 3200 kilometer. Mass of earth is 10 times mass of earth, 10 times mass of Mars. Okay, it is Mars, not moon. Mass of an object weight 200 न्यूटन on surface of earth। तो ये बताना है कि मार्स पे कितना उसका वेट होगा। सो अगेन बिकॉज यहाँ पे वेट हमें बताना है, तो वेट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्मॉल जी की वैल्यू चाहिए होगी या स्मॉल जी का कंपैरिजन चाहिए होगा। सो वेट ऑन अर्थ हो जाएगा मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, एंड वेट ऑन मार्स हो जाएगा m इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मार्स। तो हमें यहाँ पे जीई और जीएम की वैल्यू को कंपेयर करना है। सो अगेन जी की वैल्यू हमारे पास होती है कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट यानी कि mp बाय rp का स्क्वायर। तो अगर हम g ऑफ अर्थ बाय g ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इंटू g मास ऑफ मास इंटू रेडियस ऑफ मास का स्क्वायर। g से g कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे ओनली रेडियस का कंपैरिजन गिवन है हमें, यस मास का कंपैरिजन हमें गिवन है। मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स, सो मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम मास ऑफ मार्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स इनटू रेडियस ऑफ मार्स इज कितना है 3200। तो हम इसको किलोमीटर में ही रखते हैं एज इट इज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इट इज 6400। सो 6400 स्क्वायर, बिकॉज जो किलोमीटर होगा यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा मास ऑफ मार्स। सो ये कैंसिल होगा, ये दोनों 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सो GE/GM इज इक्वल टू 1/4। नाउ कमिंग टू द वेट्स, अगर दोनों वेट्स को डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेशियो आएगा दैट वेट ऑन अर्थ बाय वेट ऑन मार्स, m से m कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी GE/GM और ये हम निकाल चुके हैं 1/4। वेट ऑन अर्थ है 200 न्यूटन एंड नाउ कमिंग टू GM। सो ओके यहाँ पे आएगा ये है वेट ऑन मार्स, सॉरी इसको हम थोड़ा वापस से लिखते हैं। वेट ऑन अर्थ इज 200 न्यूटन एंड डिवाइड बाय वेट ऑन मार्स। और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, हम यहाँ पे 10 भूल गए, ये था 10/4, हमने इसको 1/4 लिख दिया। सो इट इज 10/4। नाउ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड वेट ऑन मार्स विल बी 20 इंटू 4, इट विल बी 80 न्यूटन। So covering option C is the right answer. So with this इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए उनसे आपको कंसेप्ट्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।
इफ़ अगर आपके स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ़ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशन, इट हेल्प्स अ लॉट टू कीप ऑन मेंटेनिंग the continuity of making these videos and have a better computer hardware so future videos can be of better quality. So with this, let's finish this video and we will meet in next video. Again, thanks for watching.